क्या हुआ? लाइट नहीं जल रहा है? क्या हो रहा है? दिक्कत क्या है आपको? है वो जलता रहेगा लाइट। चलिए, क्या हाल चाल है ऑनलाइन वाले लोग? मनीष पटेल जी, हाँ आपका कमेंट आ रहा है। टेस्ट हुआ है आज, जो है वो क्यूज टाइप से नहीं हो पाया है, सिर्फ पीडीएफ जो है आपको फुल पीडीएफ जो है आपको आपके बैच के सेक्शन में डाल दिया गया होगा, पीडीएफ डाल दिया गया होगा, ठीक है। तो वहां पर जाकर के जो है आप देख सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन आंसर सब चीज डाल दिया था। आज वो जो करता है वो क्यूज वाला काम, उसका कुछ गड़बड़ था। आ जाइए, तो हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे दिल्ली सल्तनत। अच्छा, दिल्ली सल्तनत ना, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, कमेंट हटा दीजिए। दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है आपको टोटल पांच वंश के शासकों ने शासन किया था, और जो टोटल 5 वंश के शासकों ने शासन किया था, उन 5 वंश के शासकों में शासन करने वाला पहला राजवंश गुलाम वंश था। गुलाम वंश के विषय में हम लोग देख लिए हैं। गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने किया, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, बलबन, केकुबाद, शमसुद्दीन क्यूमर्स, ये तमाम शासक हुए। और जब गुलाम वंश के शासन की समाप्ति हो गई, तो गुलाम वंश के स्थान पर जो है एक नए राजवंश खिलजी वंश के शासन की स्थापना हुई। एक नए राजवंश खिलजी वंश के शासन की स्थापना हुई। तो आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह खिलजी वंश के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। और बात अगर खिलजी वंश की जाए तो खिलजी वंश का शासन लगभग 30 वर्षों तक रहा है। खिलजी वंश का शासन 1290 से लेकर के 1320 तक रहा है, और खिलजी वंश का शासन जो 1290 से लेकर 1320 तक रहा है, इस अवधि के दौरान खिलजी वंश में टोटल 5 शासक हुए। खिलजी वंश में जो टोटल 5 शासक हुए, उसमें जो पहला शासक है उसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो गए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अगले शासक आपको अलाउद्दीन खिलजी हो गए। अलाउद्दीन खिलजी हो गए, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगले शासक हुए शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर, शिहाबुद्दीन उमर, और शिहाबुद्दीन उमर के बाद अगले शासक हुए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह या मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद जो अगले शासक हुए वे आपको हुए खुसरो शाह। खुसरो शाह, खुसरो शाह, यही 5 शासक हुए। और इन 5 शासकों में जो सबसे लंबा शासनकाल रहा है वह शासनकाल रहा है अलाउद्दीन खिलजी का। इस वंश के अंतर्गत प्रथम शासक तथा संस्थापक शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इस वंश के अंतर्गत सबसे लंबे समय तक जिस शासक ने शासन किया वह अलाउद्दीन खिलजी। और सबसे लंबे समय तक ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में सबसे बड़े साम्राज्यवादी और सबसे बड़े युग परिवर्तनकारी और कल्याणकारी शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी साबित हुए। तो इस चैप्टर में जो मुख्य फोकस रहता है वह अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर ही रहता है, और इस चैप्टर के अंतर्गत आप अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लिए, यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग देखेंगे। शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, खुसरो शाह, इन सभी का कोई खास ऐतिहासिक महत्व नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का काफी खासा महत्व है। और अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हमेशा से प्रश्न पूछा गया है, और आगे भी जो है आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से शुरू करने से पहले एक बात को समझिएगा आप, जो खिलजी वंश की स्थापना हुई है, खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा जाता है। खिलजी वंश की जो स्थापना हुई है, खिलजी वंश की स्थापना को जो है खिलजी क्रांति कहा जाता है। अब खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है? खिलजी वंश की स्थापना को
खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे कुछ रीजन है। इसके पीछे रीजन यह है कि जैसे हिंदुओं में उच्च कोटि के हिंदू होते हैं, निम्न कोटि के हिंदू होते हैं। जो ब्राह्मण हो गए, जो क्षत्रिय हो गए, ये उच्च कोटि के हिंदू माने जाते हैं। जो दलित हैं वो निम्न कोटि के हिंदू माने जाते हैं। उसी प्रकार से अगर मुस्लिमों की बात करें या मुसलमानों की बात करें तो तुर्की मुसलमान जिसने भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना की, भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की। मोहम्मद गौरी तुर्की मुसलमान था और मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश, फिर उसके गुलाम बलबन। इसमें इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था, बलबन अपने आप को ईरान के अफरसियाब वंश का बताता था। तो जो इलबरी तुर्क और ईरान का अफरसियाब वंश, ये सब उच्च कोटि का मुसलमान माना जाता था। इलबरी तुर्क मुसलमान, ईरान का अफरसियाब वंश के शासक सब, ये सब उच्च कोटि का मुसलमान माना जाता था, उच्च कोटि का मुसलमान। वही जिस प्रकार से इलबरी तुर्क उच्च कोटि का मुसलमान माना जाता था, उसी प्रकार से अगर बात खिलजियों की करे तो खिलजी निम्न कोटि के मुसलमान माने जाते थे। खिलजी निम्न कोटि के मुसलमान माने जाते थे। और जिस प्रकार से भारतीय समाज में यह हमेशा से धारणाएं रही है कि शासन प्रशासन सिर्फ क्षत्रिय ही कर सकते हैं, लेकिन महापदम नंद जैसे शूद्र व्यक्ति ने क्षत्रियों का विनाश कर शूद्रों के शासन को स्थापित किया। उसी प्रकार से जो इलबरी तुर्क उच्च कोटि के मुसलमान माने जाते थे, इलबरी तुर्क यानी उच्च कोटि के मुसलमानों को निम्न कोटि के मुसलमान खिलजियों ने समाप्त कर इस बात को स्थापित किया कि शासन सिर्फ उच्च कोटि का मुसलमान नहीं कर सकते हैं, बल्कि शासन निम्न कोटि का मुसलमान भी कर सकता है। और इस घटना ने यह साबित कर दिया कि शासन करना सिर्फ उच्च कोटि के मुसलमानों का काम नहीं है। अगर योग्यता हो तो निम्न कोटि के मुसलमान भी शासन कर सकते हैं, निम्न कोटि के मुसलमान भी शासन कर सकते हैं। तो जो खिलजी वंश के मुस्लिम शासक हुए वे निम्न कोटि के मुस्लिम थे और उसने उच्च कोटि के मुसलमानों के शासन को स्थापित कर निम्न कोटि के मुसलमानों के शासन की स्थापना की। यही कारण है कि खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा जाता है, खिलजी क्रांति कहा जाता है। और देखिए, जब आपको निम्न कोटि के मुस्लिम खिलजियों ने भारत में शासन करना शुरू किया तो उसने भारत में या भारत के नगरीय क्षेत्रों के विकास पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि उसने विशेष तौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी जोर दिया। जब आपको भारत में तुर्की मुसलमानों ने शासन करना शुरू किया तो तुर्की मुसलमानों का नजर सिर्फ शहर पर होता था, शहरी विकास पर होता था, सिर्फ शहर और शहरी विकास पर तुर्की मुसलमानों का ध्यान होता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बने तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पूरा ध्यान ग्रामीण क्षेत्र की ओर लगाया और अलाउद्दीन खिलजी के समय ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकास हुए, जिस वजह से प्रोफेसर हबीब या मोहम्मद हबीब जैसे इतिहासकार ने जहां तुर्की शासन की स्थापना को नगरीय क्रांति से जोड़कर देखा, तो वहीं अलाउद्दीन खिलजी के शासन को ग्रामीण क्रांति से जोड़कर देखा। अलाउद्दीन खिलजी के शासन को ग्रामीण क्रांति से जोड़कर देखा। कहने का मतलब यह हुआ कि जब भारत में तुर्की मुसलमानों के शासन की स्थापना हुई तो भारत के शहरी क्षेत्रों का व्यापक स्तर पर विकास हुआ। लेकिन जब तुर्की मुस्लिम शासकों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को ग्रामीण क्रांति से जोड़कर देखा जाता है। अब जो खिलजी वंश है, जिस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की है, अब एक एक करके हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तथा खिलजी वंश के अन्य शासकों को देखते हैं। तो सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अगर हम लोग बात
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की करें तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, बलबन के समय, बलबन का नाम आपने सुना होगा, बलबन, आपने गुलाम वंश को पढ़ा है, वहां पर बलबन के विषय में हमने आपके साथ चर्चा किया है। बलबन के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक आम सैनिक के तौर पर, एक आम सैनिक के तौर पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बलबन के समय दिल्ली सल्तनत की सेवा में नियुक्त हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान जब बलबन थे तो उनके समय एक आम सैनिक के तौर पर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शामिल हुआ। लेकिन बलबन के समय इनका राजनीतिक उत्कर्ष नहीं हो पाया। बलबन के समय इन्होंने अपनी योग्यता और सैन्य क्षमता के बल पर कई मंगोल आक्रमणों का सामना किया और कई मंगोल आक्रमणों को इन्होंने विफल भी किया। मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय से ही होने लगा था, इल्तुतमिश के समय से ही मंगोल आक्रमण होने लगा था और उस मंगोल आक्रमण के क्रम में बलबन के समय में भी मंगोल आक्रमण हुआ था और बलबन के समय जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे उसको दबाने में इन्होंने मदद किया था। बलबन के निधन होने के बाद बलबन का उत्तराधिकारी केकुबाद बना और कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजनीतिक तौर पर उत्कर्ष केकुबाद के समय हुआ। राजनीतिक तौर पर उत्कर्ष केकुबाद के समय हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे एक क्रिकेटर उभरा है रिंकू सिंह को हमको लगता है बहुत ज्यादा लोग पहले नहीं जानते होंगे, लेकिन इस आईपीएल में गुजरात टाइटन के खिलाफ जब 28 रन था तो अंतिम ओवर में लगातार 5 बॉल पर 5 छक्का मारा और अपनी टीम को जीत दिला दिया। तो रिंकू सिंह खेलने के लिए तो बहुत पहले से क्रिकेट खेल रहा था, आईपीएल खेल रहा था, लेकिन उसको लोग तब जाना जब वो अंतिम ओवर में जब 28 रन था, उस 28 रन को बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दिया। तब से रिंकू सिंह काफी ज्यादा चर्चा में आया। उसी प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत की सेवा में तो बहुत पहले से था, लेकिन लोग उसको जाना केकुबाद के समय। जब सुल्तान केकुबाद बने थे तो केकुबाद के समय इसका राजनीतिक उत्कर्ष हुआ, अर्थात लोग केकुबाद के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जानने लगा था। केकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सर ए जहांदार का पद दिया था। केकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सर ए जहांदार का पद दिया था। सर ए जहांदार मतलब शाही अंगरक्षक मतलब एकदम एसपीजी कमांडो, मतलब एकदम विश्वसनीय लोग। देखिए जो बॉडीगार्ड सब, प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड सब बनता है, बहुत योग्य, दूरदर्शी, विश्वसनीय लोगों को प्रधानमंत्री सबका बॉडीगार्ड बनाया जाता है। तो जो सुल्तान होते थे वो योग्य और दूरदर्शी व्यक्ति को और विश्वसनीय व्यक्ति को अपना अंगरक्षक, अपना बॉडीगार्ड बनाता था। तो केकुबाद को इन पर काफी ज्यादा विश्वास था। केकुबाद ने इन्हें अपना शाही अंगरक्षक बनाया था और केकुबाद ने इन्हें शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। केकुबाद ने इन्हें शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। केकुबाद इन पर आंख बंद कर विश्वास करता था, लेकिन इन्होंने केकुबाद के साथ धोखाधड़ी किया। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, सुल्तान बनने के लिए, गद्दी प्राप्त करने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद की हत्या करवा दी और यमुना नदी में फेंकवा दिया। और फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स को 3 महीना तक गद्दी पर बैठाए रखा और फिर उसको भी हटाकर अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने आप को 1290 ईस्वी में सुल्तान घोषित किया और 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक, 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान के पद पर रहे। और जब इन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित किया तो इन्होंने बाकायदा अपना राज्याभिषेक करवाया और इन्होंने अपना राज्याभिषेक केकुबाद के द्वारा बनाए गए किलोखड़ी में करवाया था। किलोखड़ी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक किलोखड़ी में करवाया और राज्याभिषेक करवा करके जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी
के विषय में कहा जाता है कि जब ये शासक बने थे तो काफी ज्यादा उम्र हुआ करता था। अप्रॉक्स में 70 वर्ष के आसपास इनका उम्र हुआ करता था। 70 वर्ष। आप सरकारी जॉब करेंगे तो 60 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे। और एक 70 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और अपनी योग्यता के माध्यम से सुल्तान बन बैठ रहा है। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने के बाद शासन प्रशासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप की नीति अपनाई अर्थात जिस रूप में, जिस ढंग से पहले से शासन प्रशासन चल रहा था, उस रूप में, उस ढंग से ही इन्होंने शासन प्रशासन को चलने दिया। इन्होंने शासन प्रशासन में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि जैसे शासन प्रशासन चल रहा है वैसे इन्होंने शासन प्रशासन को चलने दिया। तो इन्होंने शासन प्रशासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। हस्तक्षेप की नीति को अपनाया और कहा जाता है कि इनके शासनकाल के समय मंगोल नेता था चंगेज खां, जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था। चंगेज खां का नाती हुआ करता था, उसका नाम था उलुग खां। क्या नाम था? उलुग खां। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय चंगेज खां का नाती उलुग खां अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत आया, या अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आया, और भारत आकर उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। तो जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का नाती उलुग खां था, जो अपने हजारों समर्थकों के साथ भारत आया और भारत आकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, उन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। उन्हें नवीन मुसलमान यानी नया मुसलमान कहा गया, नवीन मुसलमान कहा गया। आपसे यह बात पूछा जाता है, नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा जानते हैं? इसका उत्तर होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय मंगोल नेता चंगेज खां का नाती उलुग खां भारत आकर अपने हजारों समर्थकों के साथ जो इस्लाम धर्म को कबूल किया, उन्हें ही नवीन मुसलमान कहा गया। तो नवीन मुसलमान किसे कहा गया? कुछ दिमाग में आ पा रहा है? और कहा जाता है कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में भी मंगोल आक्रमण हुए, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हुआ था, उस मंगोल आक्रमण को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी सेना के मदद से समाप्त कर दिया। अपनी सेना के मदद से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खत्म कर दिया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजा और दामाद, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद खिलजी वंश के अंतर्गत जो अगले शासक अलाउद्दीन खिलजी बने हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था। कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सहमति से एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया, देवगिरी का अभियान किया। दक्षिण भारतीय राज्य के अंतर्गत देवगिरी का अभियान किया। लेकिन उस पहले अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज्यादा धन सब की प्राप्ति नहीं हो सकी। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारतीय राज्य के अभियान पर गए, तो अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का एहसास हो गया कि दक्षिण भारत में बहुत अधिक खजाना है, बहुत अधिक रुपया पैसा है दक्षिण भारतीय राज्य में। इस बात का एहसास अलाउद्दीन खिलजी को हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय बिना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अनुमति के फिर से देवगिरी का अभियान किया, जिस वजह से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से नाराज हो गए। हम क्या बोले हैं, इस बात को फिर से बोल रहे हैं, आप समझिएगा। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान हुआ करते थे, तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी करामानिकपुर का सूबेदार था। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भारत के सुल्तान हुआ करते थे, तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी करामानिकपुर के सूबेदार थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सहमति से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत
का अभियान किया, लेकिन उस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा दक्षिण भारतीय राज्य के अंतर्गत देवगिरी का अभियान किया, लेकिन जब दोबारा इन्होंने अभियान किया, दोबारा अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया, तो वो सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से अनुमति नहीं लिया, जिस वजह से सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से नाराज हो गए। क्या हो गए? नाराज हो गए। और जब सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से नाराज हो गए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक पत्र लिखा, इमोशनल पत्र लिखा, दुख भरा पत्र लिखा, और उस पत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से माफी की मांग की। और माफी की मांग करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने उस पत्र में यह भी लिखा कि अगर आप हमें माफ कर दिए हैं तो आप करामानिकपुर आइए। अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र लिखा और उस पत्र में सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से माफी की मांग की, और माफी की मांग करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र में यह भी लिखा कि अगर सुल्तान ने हमें माफ कर दिया है तो सुल्तान हमसे मिलने करामानिकपुर आए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को लगा अपना बच्चा है, दामाद है, भतीजा है, माफ कर देना चाहिए, और इन्होंने माफ कर भी दिया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए करामानिकपुर आ गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए करामानिकपुर आ गया, और करामानिकपुर में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारने की, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं थी काफी ज्यादा थी। अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा थी, बहुत अधिक थी अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं, और ये सुल्तान बनना चाहता था। इन्हें सूबेदार का पद, गवर्नर का पद, राज्यपाल का पद मंजूर नहीं था। ये सुल्तान बनना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करामानिकपुर आया, और जब मिलने आया दोनों गला मिल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से गला मिल रहा था, और गला मिलने के क्रम में ही अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। और हत्या ही नहीं किया, बल्कि उनके सर को धड़ से अलग करवा दिया, और उनका मुंडी लेकर पूरे राज्य में चारों तरफ घुमाया। क्यों घुमाया? तो अलाउद्दीन खिलजी यह जतलाना चाहता था, हमारे खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा उसका यही हाल होगा जो हाल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हुआ है। देखिए, कहा जाता है जैसे को तैसा। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो आपको भी धोखा मिलेगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद को धोखा दिया था। केकुबाद अपना शाही अंगरक्षक बना लिया और केकुबाद को धोखा दिया। स्वयं धोखा खा गया। स्वयं धोखा खाया ना जी। इसको तो उसका दमादे मार दिया। अब इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा कलयुग और क्या हो सकता है? तो जैसा आप करेंगे वैसा आप पाएंगे। इसलिए अपने आप को अच्छा बनाइए, ताकि अपने आप को अच्छा बनाइए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, ताकि आपके साथ भी लोग अच्छा व्यवहार रख सके। लेकिन दुनिया में देखिए कुछ भी साथ नहीं जाता है सिवाय आपके कर्म के। आपके जाने के बाद आपका कर्म ही यहां के लोग याद रखते हैं। तो अच्छे कर्म करके जाइए। आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें ना, तो अच्छे दृष्टिकोण से याद करें। याद करने के लिए तो लोग अतीक अहमद को भी याद कर रहा है, लेकिन अच्छे दृष्टिकोण से थोड़े याद कर रहा है। और ये तो आप नहीं देखे हैं, इनके समकालीन तो आप ना थे ना हम थे, लेकिन अतीक अहमद के समकालीन तो हम आप सब हैं। अतीक अहमद दिन दहाड़े किसी को गोली मार देता था। दिन दहाड़े मारा गया ना,
इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है बताइए? कितना बेहतर एग्जाम्पल है, जैसे को तैसा, जिसने जैसा किया वो वैसा मारा गया। समझे? तो ये चीज है। तो कर्म अच्छा रखिए। और हम क्या कहेंगे, आप जैसन है ना वैसन आपके साथ होगा। जैसे यहां पर ये लड़की सब आई हुई है, आप लोग इन पर कमेंटबाजी करते हैं। लड़की कोई क्लास में इंटर की तब आप हल्ला करते हैं। लड़की पानी पीने के लिए निकली तब आप हल्ला करते हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए, ये किसी की बहन है, आपकी भी बहन होगी। अगर आप इन पर कमेंट करते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी भी बहन पर कहीं ना कहीं कोई कमेंट करेगा या कर रहा होगा। इसलिए कमेंट मत कीजिए। और हम आपको बता देते हैं कि हम तो, आप लोग चिन्हित नहीं हुए हैं, हमको पता चला है। हमारे मोबाइल में कैमरा है, सारा कैमरा कनेक्टेड है हमारे मोबाइल में। हम आते हैं, जब घर से निकलते हैं तो हम देखते रहते हैं। हमको पता चला, हमको फोन भी गया है यहां से और हमने कैमरा में देखा भी है, आप लोग बहुत हल्ला करते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी मां पर, आपकी बहन पर कमेंटबाजी हो तो आप निश्चित तौर पर कमेंट कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मां पर, आपकी बहन पर कमेंटबाजी ना हो तो आप लड़की पर कमेंट ना कीजिए, हल्ला ना कीजिए। और क्लास में आने वाली सारी लड़की हमारी बहन है। आप हमारी बहन पर कमेंट कर रहे हैं, आप अपने गुरु के बहन पर कमेंट कर रहे हैं, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। और आपको लगता है कि आप कमेंट करके सफल हो जाइएगा, जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो सफल हो जाएंगे। अगर आपको लगता है तो आप भ्रम में जी रहे हैं। हमारी बहन है, अगर आप हमारी बहन पर कमेंट कर रहे हैं तो हम आपको शराप देते हैं कि आप सफल नहीं होइएगा। तो इसलिए यह सब चीज कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए, अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद जो अगले सुल्तान है, अगले सुल्तान बने हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अब हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें तो इनका शासन काल है 1296 से 1316। 1296 से 1316। अब आप अलाउद्दीन खिलजी को समझिएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही अभागा किस्म का इंसान था। कैसे बहुत ही अभागा किस्म का इंसान था? एक तो अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियां हैं काफी क्रूरतम और अत्याचारी नीति रही है। और दूसरा यह है कि इनके जन्म के बाद इनके माता पिता का निधन हो गया था और इनका पालन पोषण इनके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनका पालन पोषण किया, जो इनसे पहले के शासक थे, इनका पालन पोषण किया। और जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बना भारत का तो इन्हें करामानिकपुर का सूबेदार बनाया, करामानिकपुर का सूबेदार बनाया, अपना दामाद बनवाया, अपना दामाद बनाया। हर चीज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए किया। लेकिन इसके बावजूद अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा थी और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर की हत्या किया और अपने चाचा और ससुर की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। यह प्रश्न हमको लगता है रेलवे से लेकर के यूपीएससी तक कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा होगा। इस प्रश्न को लगभग हर परीक्षा पूछा है कि कौन ऐसे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सुल्तान हुए जो अपने चाचा और ससुर की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं, अलाउद्दीन खिलजी की जो सुधारवादी नीतियां हैं, ये अपने साम्राज्यवादी नीतियां और ये अपने सुधारवादी नीतियों को लेकर ही विख्यात रहा है। लेकिन इनके शासनकाल का जो प्रारंभिक दिन है वो कोई अच्छा से नहीं गुजरा। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें तो ये जब सुल्तान बने, सुल्तान बनने के बाद इन्होंने अपना पहला इच्छा जाहिर किया, हमें विश्व विजयी करना है सिकंदर की भांति, हमें सिकंदर की भांति विश्व विजयी करना है, विश्व विजयी करना है, विश्व विजयी करना है। जैसे मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने सहकर्मियों को कहा हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, और उस नीति पर मोदी जी ने काम किया। और एक समय ऐसा आया था
लगभग कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। लेकिन 2016-17 का जो समय था, उस टाइम में थोड़ा सा लग रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है, लेकिन फिर भी पूर्णतः कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ है। और हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो पाएगा। कांग्रेस की जड़ काफी गहरी है, काफी मजबूत जड़ है कांग्रेस का। तो उसको 100% खत्म करना, उसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन 100% खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसी प्रकार से जो है, आपको जब ये सुल्तान बना, सुल्तान बनने के बाद जो सुल्तान जब ये बना ना, इनका जो मन था आसमान पे था, इनको जमीन नजर ही नहीं आता था। इनको लगता था हम क्या हो गए, क्या से क्या हो गए। मतलब एक भूखा नंगा, अलाउद्दीन खिलजी भूखा नंगा था, उसके बचपना को देखिएगा तो एक भूखा नंगा इंसान जिसका कोई नहीं था, वो सुल्तान बन बैठा है। कभी भी सफलता के नशा को या किसी भी चीज के नशा को सर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए, ना अपने ऊपर हॉवी होने देना चाहिए। कोई भी चीज हॉबी आपके ऊपर ना हो, आप हमेशा किसी के ऊपर हॉबी रहे, हमेशा ये नीति होनी चाहिए आपकी। अगर सफलता का नशा आप पे हॉबी हो गया, मतलब आप अहंकारी हो गए, फिर आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पर जो सत्ता का नशा था वो हॉबी हो गया था। लेकिन फिर इनके जो दरबार के लोग थे, इनके जो दरबारी विद्वान थे, उन्होंने इन्हें दिशा निर्देशित किया, उन्होंने इन्हें संभाला। कहा सुल्तान, आप जो चाहते हैं सिकंदर की भांति विश्व विजयी करना, यह मुश्किल है, आप नहीं कर सकते हैं। सिकंदर के समय भारत और विश्व की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और थी, और आज भारत और विश्व की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और है। आज वैसी राजनीतिक परिस्थितियां नहीं है कि आप विश्व विजयी कर सकते हैं। इन्हें समझाया गया। दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने, दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने, दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने इन्हें समझाया। और जब अच्छे से समझाया गया तो फिर ये समझे, और इनका जो सपना था विश्व विजयी करने का, वो विश्व विजयी करने का सपना इन्होंने त्याग दिया। विश्व विजयी करने का सपना इन्होंने त्याग दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि इतिहास हमें सिकंदर की तरह याद रखे। इसको लेकर इन्होंने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर एसानी की उपाधि धारण कर ली। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर एसानी की उपाधि धारण कर ली। सिकंदर एसानी की उपाधि धारण कर ली। सिकंदर एसानी की उपाधि धारण कर ली। और एक बात हम आपको बताते हैं, देखिए, जैसे हम हैं, हम अगर हमारे काम में कहीं भी कोई दिक्कत होता है, हमसे जुड़ा हुआ जो भी लोग है, ठीक है, जो भी लोग है, जैसे ही स्टाफ है, खाना बनाने वाला है, कपड़ा धोने वाला है, या हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, अगर हमारे काम में दिक्कत हो जाता है तो हम सीधा गाली से बात करते, सीधा गाली देते हैं। और ये काम हम आपको बहुत दिन से करते हुए आ रहे हैं, और ये काम हमको लगता है हम 2017 से ही कर रहे हैं, जब से कोचिंग खोले हैं तब से ही कर रहे हैं। लेकिन हम देखें कि इस सब पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन अब गाली के जगह देखिए, जो सही है वो सही है। देखिए, हम गाली देते हैं, हमारे काम में अगर गड़बड़ी हो गया, हमारा शर्ट अगर गंदा रह गया तो 10 को गाली पहले देंगे हम धोबिया को, उसके बाद कुछ बोलेंगे हम, ठीक है। जो हमारा है धोबी, उसको 10 को गाली पहले देंगे, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम देखें कि ना, गाली जो है ना सही नहीं है। अब जब प्यार से समझाते हैं ना, तो एक तो वो लोग भी खुश रहता है, समझिए खुश रहता है, और दूसरा चीज काम भी अच्छे से करता है। तो समझाना, देखिए, गाली देना ये सही बात ना है, गाली देना गलत बात है। लेकिन जीवन इतना उलझा हुआ है ना कि मुंह से गाली ये निकल जाता है सबसे पहले, समझ गए। बात है कि हम अभी भी हर काम स्वयं से करते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में क्वेश्चन बनाना है, डिस्कशन लिखना है, नया नोट तैयार करना है, इस सब में इतना उलझे हुए रहते हैं कि जो है, अगर दूसरा चीज में दिमाग थोड़ा सा लगता है तो दिमाग जो है ना तुरंत गर्म हो जाता है। मतलब हम नहीं चाहते हैं कि मेरा दिमाग इस चीज में लगे कि हम कौन कपड़ा पहने, कपड़ा साफ है या गंदा है, खाना क्या बना, इस सब चीज में हमारा दिमाग नहीं लगे, हमारा दिमाग सिर्फ पढ़ने पढ़ाने में लगे। तो हम कुल मिलाकर के यहाँ पर ये हम आपको बताना चाह रहे थे, हम अपने पर्सनल जीवन के अनुभव के आधार पर हम आपको ये बात बताना चाह रहे थे कि जो भी आपके साथ काम करता है ना, उसको अच्छे से ठंडा दिमाग से बैठ करके समझाइए, गाली गलौज मत कीजिए। जैसे हम अपने आप को समझा रहे, ये बात बोल करके हम अपने आप को समझा रहे हैं, हम आपको नहीं समझा रहे हैं, हम अपने आप को समझा रहे हैं। गाली गलौज नहीं कीजिए, बल्कि उसको बैठ करके समझाइए, तो वो समझता भी है। और दूसरा चीज, वो आपका इज्जत भी करता है। सामने में तो गाली गलौज कर देते हैं, वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन पीछे में जाकर के वो भी गाली देता है, समझ गए। तो ये चीज है, ये चीज हम अपने जीवन में फील किए हैं,
हम अपने जीवन में फील किए हैं, समझ गए। तो जो फील किए हैं वो चीज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो हम कुल मिलाकर के यही कहना चाह रहे थे कि जो है लोगों को समझाइए। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी को अलाउल मुल्क ने समझा दिया, कहा कि ना आप समझिए ना महाराज, आप समझिए, आप नहीं जीत सकते हैं, लेकिन कहा उपाधि तो धारण कर सकते हैं ना, इससे कौन रोक सकता। कहा एकदम उपाधि तो आप जिसका धारण करना है कीजिए ना, कोई दिक्कत ना है। तो उपाधि धारण करके जो है अपने आप को संतुष्ट कर लिया, अपने आप को क्या कर लिया, संतुष्ट कर लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अलाउल मुल्क समझाते हुए यह कहा, आप पहले भारत जीतिए ना, पूरा पूरा भारत जीतिए। भारत के आप सुल्तान बने हैं और पूरा भारत आपके साम्राज्य में नहीं ना है, तो पूरा भारत आपके साम्राज्य में नहीं है, तो आप सबसे पहले भारत जीतिए ना। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा ना बात तो सही है कह रहा है, पहले अपने आसपास के क्षेत्र को जीतेंगे तब ना विश्व जीतने को जाएंगे। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी भारत विजयी अभियान पर निकले। विश्व विजयी अभियान का त्याग कर अलाउद्दीन खिलजी भारत विजयी अभियान पर निकले, भारत विजयी अभियान पर निकले। अलाउद्दीन खिलजी जब भारत विजयी अभियान पर निकले, और देखिए पूरे इतिहास में विशेष तौर पर, पूरे इतिहास में विशेष तौर पर अगर हम दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की बात करें, तो ये दोनों कालखंड के शासक में से कोई भी शासक जब भारत विजयी अभियान पर निकला तो सबसे पहले उत्तर भारतीय राज्य को जीता। जैसे ये भारत है, आप सब लोग जानते हैं कि भारत के मध्य से होकर विंध्याचल पर्वत गुजरती है, जो भारत को दो भाग में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। ये आपको उत्तरी भारत है और ये आपको दक्षिणी भारत है, ये आपको दक्षिणी भारत है, ये आपको दक्षिणी भारत है। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जैसे अलाउद्दीन खिलजी जब भारत विजयी अभियान पर निकला तो सर्वप्रथम उन्होंने उत्तर भारतीय राज्य का अभियान किया, मतलब इन क्षेत्रों का अभियान किया। फिर मुगल काल के अंतर्गत अकबर जब अपने सेना अभियान पर निकले तो उन्होंने भी सबसे पहले उत्तर भारतीय राज्यों का ही अभियान किया और फिर दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान किया। तो अगर बात हम अलाउद्दीन खिलजी की करें तो अलाउद्दीन खिलजी भी सबसे पहले उत्तर भारतीय राज्य के अभियान पर निकले। कौन राज्य के अभियान पर निकले? उत्तर भारतीय राज्य, उत्तर भारतीय राज्य, उत्तर भारतीय राज्य के अभियान पर निकले, उत्तर भारतीय राज्य के अभियान पर निकले। और उत्तर भारतीय राज्य को जीतने के क्रम में अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे राज्यों का अभियान किया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान किया, गुजरात का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा का अभियान किया, मालवा का अभियान किया। गुजरात तो गुजरात में है, रणथंभौर राजस्थान में है, चित्तौड़ राजस्थान में है, मालवा मध्य प्रदेश में है, मालवा मध्य प्रदेश में है। तो कुल मिलाकर के देखिएगा, गौर कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी इन क्षेत्रों के अभियान पर निकला, इन क्षेत्रों के अभियान पर, यानी पश्चिमी भारत, आप पश्चिमी भारत कह सकते हैं, पश्चिमी भारतीय राज्यों के अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी निकले, अलाउद्दीन खिलजी निकले। और इन क्षेत्रों को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता और जीतकर इन क्षेत्रों को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिलाया। और जैसे ही इन क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिए तो फिर पूरा उत्तर भारत अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में आ गया। और जब पूरा उत्तर भारत अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में आ गया तब अलाउद्दीन खिलजी विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया। और दक्षिण भारतीय राज्यों के अभियान के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान, तेलंगाना का अभियान, पांड्य राज्य का अभियान, मतलब तमिलनाडु तक, यहां तक पहुंच गए अलाउद्दीन खिलजी। पांड्य राज्य तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, यहां तक अलाउद्दीन खिलजी जो है आपको पहुंच गए। तो अब देखिएगा आप, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान 1298-99 में किया। कब किया? 1298-99, 1298-99, 1298-99 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां, उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया, नुसरत खां के नेतृत्व में किया। जब गुजरात का अभियान उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के साथ किया तो उस समय गुजरात का शासक हुआ करता था, उसका नाम था रायकर्ण। क्या नाम था? रायकर्ण, रायकर्ण। गुजरात के शासक हुआ करते थे, उनका नाम था रायकर्ण, रायकर्ण, रायकर्ण। गुजरात के शासक रायकर्ण थे। रायकर्ण जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को देख करके ही डर गया, डर गया और डर के मारे भाग गया, डर के मारे भाग गया।
और भाग गया दक्षिण भारत, देवगिरी भाग गया, समझ गए, देवगिरी। यहां पर गुजरात है और महाराष्ट्र में देवगिरी पड़ता था, महाराष्ट्र में देवगिरी पड़ता था। तो गुजरात पर जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1298-99 में आक्रमण किया तो उसकी सेना के डर से ही गुजरात के शासक रायकर्ण भागकर कहां आ गए, देवगिरी। कहां आ गए, देवगिरी। और देवगिरी के शासक थे रामचंद्र के यहां उन्होंने शरण ले लिया। अब गुजरात का शासक भाग गया। तो अब उलूग खां, नुसरत खां मन भर करके गुजरात को लूटा। जहां जहां देखा संपत्ति है, मंदिर में या अन्य जगह पर, सोमनाथ मंदिर में बहुत अधिक अकुत संपत्ति था, सोमनाथ मंदिर को भी इस अभियान के दौरान लूटा गया। पूरे गुजरात को मन भर के लूटा उलूग खां, नुसरत खां। जितना धन प्राप्त कर सकता था, जितना अधिक से अधिक प्राप्त कर सकता था, उन्होंने प्राप्त किया। और इस गुजरात अभियान के क्रम में ही उलूग खां और नुसरत खां जब पहुंचा खंभात की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है। जब खंभात की खाड़ी पहुंचा तो खंभात की खाड़ी में उसकी मुलाकात हुई मलिक काफूर नामक एक हिंदू हिजड़ा से। मलिक काफूर नामक एक हिंदू हिजड़ा से मुलाकात हुई। और वह व्यक्ति मलिक काफूर काफी योग्य था, उनमें सैन्य क्षमता थी। तो मलिक काफूर जिसमें सैन्य क्षमता थी, उससे उलूग खां, नुसरत खां काफी प्रभावित हुआ। और फिर मलिक काफूर को उसके मालिक से 1000 दिनार में खरीद लिया गया, जिस कारण मलिक काफूर को इतिहास में 1000 दिनारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। तो गुजरात अभियान के क्रम में मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद कर मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया गया। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया गया। और कालांतर में कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में ही दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान किया। दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, वारंगल या तेलंगाना या पांड्य राज्य का अभियान किया है, वह मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। और मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारतीय राज्य को जीतकर भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर कब्जा भी कर लिया, गुजरात को लूट भी लिया, गुजरात को अपने साम्राज्य में भी मिला लिया। इस प्रकार गुजरात अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का अंग बन गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्यवादी नीतियों के तहत रणथंभौर का अभियान किया। रणथंभौर का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में किया, 1301 में। और रणथंभौर का अभियान भी अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में ही किया था। उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में ही किया था। नुसरत खां के नेतृत्व में किया था। इस समय रणथंभौर के शासक हुआ करते थे, उनका नाम था हम्मीर देव। क्या नाम था? हम्मीर देव बड़ी योग्य व्यक्ति था। अलाउद्दीन खिलजी उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर का अभियान 1301 में किया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर के किला को कई महीनों तक घेरे रखा चारों तरफ से रणथंभौर के किला को। लेकिन रणथंभौर के शासक हम्मीर देव अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटना नहीं टेका। राजपूत शासक था। राजपूत शासक बड़ी स्वाभिमानी होता था। वो छाती पर तीर खा सकता था लेकिन घुटना नहीं टेकता था। बड़ी अकड़ होता था उस समय के राजपूत शासक में, बड़ी स्वाभिमानी होता था भारत के राजपूत शासक, समझ गए। तो हम्मीर देव अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने नहीं टेका। लेकिन हम्मीर देव का प्रधानमंत्री था, उसका नाम था रनमल। हम्मीर देव का प्रधानमंत्री था, उसका क्या नाम था? रनमल। हम्मीर देव का प्रधानमंत्री रनमल अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया, सांठगांठ कर लिया। रनमल अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया, जैसे नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से जाकर मिल गया। तो अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी करता है तो आप उसको मीर जाफर कह देते हैं, आप उसको रनमल भी कह सकते हैं। मीर जाफर कहिएगा तो समझ जाएगा कि ये बोल रहा है कि हम धोखाधड़ी किए हैं इसके साथ, तो इसी वजह से कहिए, अगर कोई आपके साथ धोखाधड़ी करता है ना तो कहिए तुम तो रनमल है, उस समझियो नहीं पाएगा, आपका काम हो जाएगा। शब्द का खेला है, मतलब आप उसको द्रोही भी कह दिए, मतलब जो है धोखेबाज भी कह दिए वो अपना सोचते रहेगा। तो रनमल जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना से जाकर मिल गया और रनमल ने
अलाउद्दीन खिलजी की सेना की हर कमजोरी बता दी। रनमल ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना की हर कमजोरी बता दी। सॉरी, हमीरदेव की सेना की हर कमजोरी रनमल ने अलाउद्दीन खिलजी को बता दी। हमीरदेव का सेनापति रनमल अलाउद्दीन खिलजी की सेना से जाकर मिल गया और रनमल ने हमीरदेव की सारी कमजोरी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बता दिया। और फिर रनमल के इस धोखाधड़ी के कारण अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रणथंभौर के किला पर जो है अंधाधुन वार किया। अब बारूद उस समय प्रचलन में नहीं था उत्तर भारत में, तो बारूद नहीं मारा था। जो भी अस्त्र था, तीर, धनुष या अन्य जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, उन अस्त्र शस्त्र से वार किया। और फिर अंततः हमीरदेव की हार हुई। हमीरदेव की हत्या कर दी गई। और हमीरदेव की हत्या होने के बाद हमीरदेव की पत्नी जोहर कर ली। और इस प्रकार रणथंभौर को भी अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और कहा जाता है कि इस रणथंभौर अभियान के क्रम में नुसरत खां, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में से जो नुसरत खां था, नुसरत खां इस रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था। नुसरत खां इस रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था। इस प्रकार रणथंभौर पर भी कब्जा कर लिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अगला अभियान किया, वो अभियान क्या है? चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ भी राजस्थान में ही है। चित्तौड़ का किला राजस्थान में है। चित्तौड़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किया। कब किया? 1303 में किया। और अगर बात चित्तौड़ अभियान की जाए तो चित्तौड़ अभियान को लेकर जो है कई सारी भ्रांतियां हैं। जैसे एक मूवी आया है पद्मावत या पद्मावती, हाँ जो भी आया, उसमें यह दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ का अभियान किया है। यह गलत है। और इस प्रकार का विवादित मूवी मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता है बनाना चाहिए। यह गलत बात है। देखिए, हिंदू संस्कृति पर प्रहार हो, यह सही नहीं है। हमारी जो संस्कृति है विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। और सबको, उन नचनिया भजनिया को भी हिंदू धर्म सूझता है, दूसरा धर्म नहीं सूझता है। दूसरा धर्म का कुरीति उसको नजर नहीं आता है, लेकिन हिंदू धर्म का कुरीति उसको खूब नजर आएगा। समझ गए? तो देखिए, कुछ चीज जो होता है ना, कुछ चीज बर्दाश्त योग्य नहीं होता है। जैसे हमारे पूर्वजों पर क्वेश्चन मार्क उठाना गलत है। यह चीज एकदम बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हम इस चीज को नहीं मानते। हमारी संस्कृति पर कटाक्ष करना यह एकदम बर्दाश्त योग्य नहीं है। खैर, जिसको जो अच्छा लगता है, लोकतंत्र है, ये मेरा अपना विचार है, सबका अपना अपना विचार है, ठीक है। लोकतंत्र है, हर किसी को हर कुछ करने की आजादी है, स्वतंत्रता है। अब हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारी बात से सहमति हो ना, ऐसा कोई बात नहीं। हम अपना विचार व्यक्त किए, ठीक है। तो ये जो भ्रांतियां है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ का अभियान किया, यह गलत है, यह सरासर गलत। इस बात से हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। भले बड़े बड़े इतिहासकार इस बात से इत्तेफाक रखता हो, लेकिन हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और इस बात से बहुत सारे इतिहासकार भी हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में आप समझिए तो अलाउद्दीन खिलजी क्या था? विश्व विजयी करना चाहता था। जो विश्व विजयी करना चाहता था, वो एक सुंदर कन्या को पाने के लिए किसी राज का अभियान करेगा जी, जिसका इतना बड़ा सपना हो कि विश्व विजयी करना है। साम्राज्यवादी प्रकृति का था, साम्राज्य का भूखा था। सुल्तान बनने के लिए अपने पालनकर्ता, अपने चाचा, अपने ससुर की हत्या कर दिया। वो क्या किसी लड़की को पाने के लिए किसी राज्य का अभियान करेगा? तो ये आधार है जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह गलत है। वो साम्राज्यवादी था, वो साम्राज्य का भूखा था। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया जाए कि वो रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ का अभियान करता, तो चित्तौड़ का नाम खाकले बदलता। चित्तौड़ का नाम भी वो बदल दिया था। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया, चित्तौड़ का नाम बदलकर। तो एकदम इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप भी इत्तेफाक इस बात से नहीं रखिए। आप इस बात से इत्तेफाक रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी था। वो अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर जो है चित्तौड़ का अभियान किया, चित्तौड़ को जीतकर मिलाया, और क्या, और कुछ नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में चित्तौड़ का अभियान 1303 ईस्वी में किया। और इस समय चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे। और देखिए एक बात और, चित्तौड़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी स्वयं किया था, क्योंकि
चित्तौड़ का जो किला था ना, दुर्भेद किलाओं में से एक माना जाता था, बड़ी सुरक्षित किला माना जाता था, बहुत सुरक्षित किला माना जाता था चित्तौड़ का किला। और चित्तौड़ के राजपूत शासक ने, एक तो कुछ चित्तौड़ के राजपूत शासक ऐसे हुए जो जग हसाई भी किया, लेकिन उसी चित्तौड़ से संबंधित है महाराणा प्रताप, जो कि इतिहास में एक स्वर्णिम चैप्टर है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप की बहुत सारी कहानियां हैं, तो खैर वो कहानी से हम लोग को कोई मतलब है नहीं। देखिए इतिहास में भी वैसी कहानी जिससे मतलब नहीं है वो सब हम बताते हैं नहीं। महाराणा प्रताप पे आएंगे तो थोड़ा बहुत बता देंगे। तो चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे राणा रतन सिंह। कौन हुआ करते थे? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। और इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी किसी सेनापति को नहीं भेजा था, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गए थे। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गए थे। राणा रतन सिंह ने भी शुरुआती दौर में हार नहीं माना, लेकिन आपको जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर था तो उस समय दिल्ली पर मंगोल आक्रमण हुआ था। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी के समय कई दफा मंगोल आक्रमण हुए हैं, लेकिन स्पेशली विशेष तौर पर यहां पर बता रहे हैं, कुछ कारण है। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर था, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं चित्तौड़ अभियान पर आया था और स्वयं चित्तौड़ के किला को घेर कर रखा था, घेराबंदी करके रखा था। और उसी समय दिल्ली पर मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण दिल्ली के ऊपर हुआ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के लिए चित्तौड़ इतना महत्व का किला था कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का घेराबंदी नहीं तोड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने यह तय कर लिया कि सबसे पहले हम चित्तौड़ प्राप्त करेंगे, और चित्तौड़ प्राप्त करने के बाद हम दिल्ली जाएंगे और मंगोलों को दिल्ली से भगाएंगे। और राणा रतन सिंह को भी यह सब सूचना मिला कि दिल्ली पर मंगोल आक्रमण हो गया है, तब पर भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को छोड़ के नहीं जा रहा है, मतलब यह हार नहीं मानेगा। और फिर अंततः राणा रतन सिंह समझौता किया, और राणा रतन सिंह समझौता करके चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। और जब चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का शासक अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया। चित्तौड़ का शासक अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया। अगर रानी पद्मावती को पाने के लिए करता तो चित्तौड़ को पाकर रानी पद्मावती को ही वहां का रानी बना देता, वहां का शासक बना देता, लेकिन अपने बेटा को बनाया। यह भी एक तर्क है कि वो पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ का अभियान नहीं किया। यहां का शासक उन्होंने अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया, खिज्र खां को बनाया, और इसका नाम बदल करके रखा खिजराबाद। इसका नाम बदल कर क्या रखा? खिजराबाद, खिजराबाद। इस प्रकार चित्तौड़ पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया। चित्तौड़ के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा का अभियान 1305 में किया, और इस समय मालवा के शासक हुआ करते थे महलक देव। महलक देव हुआ करता था। कौन हुआ करता था? महलक देव। इस समय मालवा का शासक हुआ करता था महलक देव। महलक देव, उन्हें पराजित किया गया, और उन्हें पराजित करके मालवा को भी जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार जो पश्चिमी भारत का इलाका अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में नहीं था, उस पश्चिमी भारत के इलाका को अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और फिर जब अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारतीय राज्यों का अभियान पूरा हो गया, तो फिर आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान किया। दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान किया। तो आगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय राज्य के अभियान को देखेंगे, लेकिन हम उससे पहले चाहेंगे कि आप यहां तक चीजों को पढ़िए, पढ़िए, जितना बताए हैं पढ़िए। खिलजी वंश पूरा पढ़िए, जहां तक बताएं जल्दी पढ़िए। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को भी बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़िए जल्दी।
क्या कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा है तो आप बोल रहे हैं तो उससे क्या होगा? बैठिए अभी। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ लिए हो? नहीं पढ़े? पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। पढ़ लिए जी? आ जाइए बोर्ड पे, 1 मिनट में याद करते फिर आगे बढ़ेंगे। आइए गुरुजी लोग। खिलजी वंश के अंतर्गत कितने शासक हुए? प्रथम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक, सबसे महान शासक अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद आगे बताइएगा, खिलजी वंश की स्थापना किसने की है? जलालुद्दीन फिरोज। इनका शासन कब से कब तक? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किसके समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैन्य सेवा में शामिल? किसके समय? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजनीतिक उत्कर्ष किसके समय हुआ? किसके समय? किसके समय? केकुबाद ना। केकुबाद ने इन्हें कौन सी उपाधि? कौन सी उपाधि? केकुबाद के समय ये कौन से पद पर थे? सरे। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया? कहां करवाया? शासन प्रशासन में इन्होंने कौन सी नीति अपनी? कौन सी नीति? इनके समय चंगेज खां का नाती कौन था जो भारत आया, इस्लाम धर्म को कबूल किया? उसे क्या कहा गया? नवीन। अच्छा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने कर? अलाउद्दीन। और फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक? 1296 से 1300। अच्छा, कौन सुल्तान बनने के बाद विश्व विजयी करना चाहता? कौन? क्या उन्होंने विश्व विजयी किया? नहीं ना। किसके कहने पर विश्व विजयी अभियान का त्याग कर दिया? किसके कहने पर? अलाउल मुल्क के कहने पर। और इसके बाद उपाधि कौन सी उन्होंने? कौन सी उपाधि? सिकंदर ए। और देखिए, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इनके बचपन का नाम अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम, बचपन का नाम देखिए, अभी लोग के मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, बोल करके याद कीजिएगा, याद होगा महाराज। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना था तो उन्होंने 4 अध्यादेश जारी किए थे, 4 आदेश जारी किए थे। तो गद्दी पर बैठते ही 4 आदेश या 4 अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया था। तो गद्दी पर बैठते हुए ही 4 अध्यादेश किसने जारी किया? गद्दी पर बैठते 4 अध्यादेश किसने जारी किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया। और इसके बाद ये एक नया धर्म भी चलाना चाहता था। कौन एक नया धर्म चलाना चाहता? कौन एक नया धर्म चलाना? और अलाउद्दीन खिलजी जब विजयी अभियान पर निकले, सबसे पहले उत्तर भारतीय राज का अभियान किया हो? आए चलिए, उत्तर भारतीय राज का के अंतर्गत सबसे पहले किसका अभियान? किसका अभियान? गुजरात का अभियान कब किया? किसके नेतृत्व में? इस समय गुजरात का शासक रायकर्ण जी। और रायकर्ण भागकर दक्षिण भारत में चले और फिर उलुग खान, नुसरत खान गुजरात को लूटा ना। और गुजरात अभियान के क्रम में ही 1000 दिनार में किसको खरीदा गया? गुजरात अभियान के क्रम में 1000 दिनार में किसको खरीदा? मलिक। 1000 दिनारी किसे कहा जाता? अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का अभियान किसके नेतृत्व में किया? मलिक। और जब गुजरात का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, उस समय गुजरात का शासक। अच्छा, गुजरात के बाद रणथंभोर का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया? 1300। और रणथंभोर का अभियान किसके नेतृत्व में किया? अच्छा, इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सेनापति कौन मारा गया? इस समय रणथंभोर के शासक
रणथंबोर के शासक हमीरदेव का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया था और इसलिए ना हमीरदेव की हार हुई जी। अगर नहीं मिलता तो हमीरदेव की हार होती नहीं होती। समझ गए? इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान कब किया? 1300। इस समय यहां के शासक और चित्तौड़ को जीत करके वहां का शासक किसे बनाया? खिज्र। और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? खिजरा। चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? खिजरा। बात। फिर मालवा का अभियान कब किया? 1300। इस समय मालवा के शासक महलकदेव ना। बात क्लियर? इसे आगे बढ़े। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी फिर दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी आंख बकाने काहे लगे हैं? देखिए अरे हमसे कुछ सीखिए नहीं सीखिए, लेकिन हमसे मेहनत करना सीखिए। आप कम से कम हमको देख करके आप मेहनत कीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत ऐसा दिन होता है, जैसे कल का दिन हम बता रहे हैं। कल ऐसा हुआ कि हमको पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में याद ही नहीं रहा कि हम खाना खाए कि नहीं खाए। रात में जब 8:30 बजे पेट दर्द करने लगा ना, रात में 8:30 बजे फाउंडेशन बेच पढ़ा रहे थे, तब याद आया हम तो खाने नहीं खाए हैं आज। समझे? और जो है ऐसा हो जाता है कभी काल। और सुबह 8 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक पढ़ाते रहते हैं। तो कम से कम इतना तो हमसे सीखिए, मेहनत करना तो हमसे सीखिए। कि एक मास्टर बताइए कि इतना मेहनत कर रहा है सुबह 8 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक, समझ गए, उसी के पास आप पढ़ते हैं। कम से कम ये देख करके तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। जोड़ लीजिए ना, 8 से और बैच 1.5 घंटा से कम का कोई बैच नहीं होता। 1.5 से पौने 2 घंटा का बैच होता है, ठीक है। तो एक दिन में 6-7 बैच तो पढ़ा ही लेते होंगे लगता है। हाँ, 8-9 घंटा तो पढ़ा ही लेते हैं। तो एक दिन में जब हम मान लीजिए कि हम 8 घंटा पढ़ा, 8 घंटा तो पक्का पढ़ाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। 8 घंटा हम पढ़ाते हैं। जब हम एक दिन में 8 घंटा पढ़ा सकते हैं, तो आप एक दिन में 8 घंटा पढ़ नहीं सकते हैं? बताइए, पढ़ सकते हैं? कैपेसिटी है आपके भीतर, समझे? तो इसका यूज कीजिए महाराज, ठीक है। अब देखिए टाइम हो गया तो क्या होगा। हम तो आगे सोचे हैं। आज ही जब हम आ रहे थे तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि आज तो 7 बजे के बाद मेरा बैच ना है, ठीक है। हम सोच रहे थे कि आपके बैच में जो है थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक पढ़ाएं या फिर एक और सब्जेक्ट की शुरुआत कर दे, समझ गए। स्पेशली शनिवार को जो है एक और सब्जेक्ट की शुरुआत कर दे, हम ऐसा सोच रहे थे आज आते हुए, समझ गए। लेकिन आप लोग थोड़ा सा पढ़े, बस टाइम हुआ, एकदम टाइम कट्टू विद्यार्थी के टाइम हुआ, बस बड़ा बिस्तर समझ ली, समझ ली। चलिए, टाइम कट्टू विद्यार्थी मत बनिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, शनिवार को 7 बजे तक तो इतिहास चलेगा, अपना इतिहास इधर से अपना चलता रहेगा। सप्ताह में एक दिन सोच रहे हैं पॉलिटी शुरू करें या ज्योग्राफी? ज्योग्राफी कितने लोग? पॉलिटी अच्छा ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे। और आपके बैच में शनिवार और रविवार, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो जो है शुरू कर देंगे। आज बात की है, अगले क्लास से होगा तो शुरू कर देंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक शुरू कर देंगे। अच्छा देख लेंगे ना, देख लेंगे। चलिए आइए, शांत रहिए, अब शांत रहिए। दक्षिण भारतीय अभियान, ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण भारतीय अभियान के अंतर्गत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, एक तो पहली बात हमने आपको स्पष्ट ही कर दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान है, ये मलिक काफूर के नेतृत्व में किया है। किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में किया है। अब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारतीय राज्यों के अभियान के क्रम में महकता है। आय तोड़ी के गेट बंद रखिए ना उधर, फिर भी कोई असर ना। यहां तक तो नहीं आ रहा। आप लोग जो है ना, जो पीछे बैठते हैं, रूम फ्रेशनर खरीद लीजिएगा, डेली क्लास वक्त लेते आइएगा, अब मार लीजिएगा, जैसे बैठिएगा मार लीजिएगा, फिर लेकर चले जाइएगा। आप लोग के पास पैसा का कमी है महाराज। दक्षिण भारतीय राज्य, एक तो पहली बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। किसके नेतृत्व में किया? मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। और दूसरी बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों के अंतर्गत देवगिरी का अभियान किया, तेलंगाना या वारंगल का अभियान किया, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पांड्य राज्य का अभियान किया,
और फिर देवगिरी का दोबारा अभियान किया, देवगिरी का पुनः अभियान किया या दोबारा अभियान किया, पुनः अभियान किया या दोबारा अभियान किया, पुनः अभियान किया देवगिरी का। तो अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण भारतीय राज्य के अंतर्गत देवगिरी का अभियान किया है, देवगिरी का अभियान 1307-8 में किया है, 1307-8। अब और जब देवगिरी का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व, और ये सब अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ है। अब बार बार नहीं कहेंगे मलिक काफूर नहीं कहेंगे, सब अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में, सीधा याद रखिए। तो देवगिरी का अभियान जब 1307-8 में किया, तो इस समय यहां के शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव। कौन हुआ करते थे? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित किया और मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को दिल्ली भेज दिया, कहा जाइए अलाउद्दीन खिलजी से मिलने आप दिल्ली। रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी से मिलने दिल्ली चले गए। रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी से मिलने कहां चले गए? दिल्ली। दिल्ली चले गए। दिल्ली जब रामचंद्र देव गया तो रामचंद्र देव का दिल्ली में इतना मान सम्मान अलाउद्दीन खिलजी ने किया, रामचंद्र देव गदगद हो गया। और फिर रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार ली और रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को कर देना स्वीकार किया, टैक्स देना स्वीकार किया, कहा हम टैक्स देंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी कहा कि चलिए ठीक है, जब आप अधीनता स्वीकार रहे हैं, कर दे रहे हैं, तो राजा आप ही बने रहिए, राजा आप ही बने रहिए। इस प्रकार अप्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर, इस प्रकार अप्रत्यक्ष तौर पर देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने तेलंगाना या वारंगल का अभियान किया और यह अभियान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने 1309 में किया। और जब तेलंगाना या वारंगल का अभियान किया था तो इस समय यहां के शासक हुआ करते थे प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव को मलिक काफूर ने पराजित किया और प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर मलिक काफूर ने तेलंगाना या वारंगल को भी जीतकर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में मिला दिया। और यही प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। यही प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर को क्या दिया? कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। और जब मलिक काफूर को प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा दिया तो मलिक काफूर यह कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया, अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। इसके बाद पांड्य राज्य का अभियान 1311 ईस्वी में हुआ। देखिए पांड्य राज्य में दो भाई था, एगो था सुंदर पांड, एगो था वीर पांड। पांड्य राज्य में दो भाई था, एगो था सुंदर पांड और एगो था वीर पांड। दोनों गद्दी प्राप्त करने को लेकर लड़ रहा था। वीर पांड और सुंदर पांड दोनों गद्दी प्राप्त करने को लेकर लड़ रहा था। दोनों भाइयों में से सुंदर पांड ने अलाउद्दीन खिलजी से मदद की मांग की और सुंदर पांड ने यह कहा कि आप हमको पांड्य राज्य का गद्दी दिला दीजिए, हम आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। सुंदर पांड ने अलाउद्दीन खिलजी को यह कहा कि आप हमें पांड्य राज्य की गद्दी दिला दीजिए और हमें अगर पांड्य राज्य की गद्दी मिल जाती है तो फिर हम आपकी अधीनता स्वीकार लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को लगा मौका अच्छा है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कहा जाइए और सुंदर पांड को गद्दी पर बैठाइए। इस मौका का फायदा मलिक काफूर ने उठाया। मलिक काफूर पहुंचा पांड्य राज, वीर पांडे को हटा दिया, भगा दिया और सुंदर पांडे को गद्दी पर बैठाया। सुंदर पांडे से अधीनता स्वीकार करवाई और पांड्य राज्य को मन भर के लूटा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान किया था उसका उद्देश्य था धन प्राप्ति, धन प्राप्ति, उसका उद्देश्य धन प्राप्ति था, धन प्राप्ति। तो जब दक्षिण भारत का अभियान किया ना तो दक्षिण भारतीय राज्यों को खूब लूटा, मन भर के लूटा अलाउद्दीन खिलजी ने। और दक्षिण भारतीय राज्य में बहुत अधिक खजाना है, जो मूल्यवान धातु है, सोना ऊना है, दक्षिण भारतीय राज्य में ही ज्यादा है, समझे, तो उसको लूटा। इस प्रकार पांड्य राज्य पर भी अधिकार हो गया। और इसके बाद देवगिरी पर पुनः अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 में किया। देखिए हुआ क्या, देवगिरी के शासक जब तक रामचंद्र देव रहे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कर दिया, टैक्स दिया, टैक्स दिया। लेकिन जब रामचंद्र देव का निधन हो गया तो यहां का शासक बना इसका पुत्र शंकर देव या सिंघन देव, दोनों एक ही बात है। शंकर देव का ही नाम सिंघन देव है या सिंघन देव का ही नाम शंकर देव है। तो 1313 ईस्वी में रामचंद्र देव के निधन होने के बाद देवगिरी का शासक बना कौन? शंकर देव। शंकर देव
जब देवगिरी का शासक बना तो शंकर देव कहा, कौन है अलाउद्दीन खिलजी? हमने जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। कौन चीज का टैक्स देंगे? मेरा बाप देता था, हम देंगे? नहीं देंगे। हमको हराए तब हम देंगे। तो इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम टैक्स देने वाले ना हैं। अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि देवगिरी में शासक बदल गया है, वो टैक्स देने के लिए तैयार ना है। अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को कहा, जाओ इलाज कर दो। और फिर अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर मलिक काफूर देवगिरी गया, मार दिया। कहा नहीं जानता अलाउद्दीन खिलजी को, अब जान लो। मौत के घाट उतार दिया और देवगिरी पर फिर से कब्जा कर लिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्य के अंतर्गत इन तमाम क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। और उनके दक्षिण भारतीय राज्य का अभियान, जैसे आप पटना आए हैं, आपका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? यानी आपके जीवन में सफलता की रोशनी आने लगे, आप जीवन में सफल हो जाए, आपके कंधा पर 2 स्टार वाला वर्दी लग जाए, आपका यह उद्देश्य है। लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त आप कैसे करेंगे? अब तो कल जो एडीजी का स्टेटमेंट आया है 1288 पोस्ट, लेकिन वो क्लियर नहीं किया है कि ये 112 डायल वाला दरोगा है या फिर ये है, ये स्पष्ट नहीं किया है। वैकेंसी तो आएगा, ये तो सत्य है। अरे अगर 1288 भी आता है तो 1288 पोस्ट कम थोड़े होता है जी, नहीं होता है, कम नहीं होता है, ठीक है। 1288 पोस्ट कम नहीं होता है, कोई एक पोस्ट थोड़े है जी, 1288 पोस्ट है, समझ गए। आप में कुछ अलग होगा तब ना आप बनिएगा जी, है कुछ तो अलग होना चाहिए। तो अगर 1288 पोस्ट ही वैकेंसी आता है तो कंपटीशन तो और तागड़ा होगा। 10 लाख के आसपास लोग फॉर्म गिराएंगे और 10 लाख में 1288 में आना है। दाल भात चोखा है, आए? दाल भात चोखा तो नहीं है। बेहतर रणनीति अपनाना होगा, बेहतर रणनीति अपनाना होगा। और हम जो आपको करवाते हैं, हम आपको देखिए पढ़ाते हैं, याद करवाते हैं, बोलते हैं घर पे जाके आप पढ़िए, डेली बेसिस पर पढ़िए, जिस रोज जितना पढ़ाते उतना पढ़िए, संडे को रिवीजन कीजिए, ये सब टेक्निक अपनाइए अगर जीवन में सफल होना है तो। और होमवर्क देते हैं, होमवर्क करवाते हैं, पर वीक एक टेस्ट लेते हैं, इतना कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं। और जो 20-21 टेस्ट हो गया है, अब टेस्ट नंबर 1 से पीछे के क्वेश्चन को याद भी करवा रहे हैं ऑफलाइन में आप लोगों को। होमवर्क पूर्वावलोकन से देते हैं, क्वेश्चन बैंक से देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है, पूर्वावलोकन का कुछ क्वेश्चन सीधे तौर पर देता है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, इससे बेहतर नहीं हो सकता है। आपका कोई ना कोई दोस्त दूसरा मास्टरबा के पास तो पढ़ भी करता होगा, पूछ लीजिएगा क्या होता है। सिर्फ हम समग्रता से सब चीज को लेकर चल रहे हैं। आप कितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हर चीज हम आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है आपका वही हाल है जो पहले था। आप अपने काम करने के तरीका में परिवर्तन कीजिए। अरे हमारा कॉपी, हमारे स्ट्रेटजी का कॉपी तो टीचर करता है, टीचर समझ गए, टीचर करता है, पटना का बढ़िया बढ़िया मास्टर करता है। लेकिन आप हमको फॉलो नहीं करते हैं। और आप ही में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको फॉलो करते हैं, जो काफी बेहतर होंगे, जिनका रिजल्ट होगा, निश्चित तौर पर होगा। लेकिन आप ही में से अधिकतर नहीं फॉलो करते, हमको पता है ये बात। आपको सिर्फ क्लास आना है, सिर्फ क्लास होना चाहिए, बस हो गया। अपना नहीं पढ़ना है। और जब तक आप अपना नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। एक लड़का पिछले दिनों आया था मिलने के लिए, बीटेक किया हुआ था, दिल्ली में रहता था, 2446 वाला में हमसे पढ़ा था। 2446 वाला में किसी कारणवश नहीं हो पाया, और 2446 वाला में जो पढ़ा था 2213 वाला में उन्हीं चीजों का रिवीजन किया, साइड से करंट पढ़ा, मैथ रीजनिंग बनाया। बीटेक किया हुआ लड़का था, ये बैकग्राउंड भी उसका नहीं था। पिछले 2-3 दिन पहले मिलने के लिए आया हुआ था। घर में बैठ के बोला 2213 वाला में, 2446 वाला में तो पढ़े थे, और उस टाइम में जीएस सब बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता था क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। लेकिन फिर भी यहां से पूरा का पूरा जीएस पढ़ा, एक बार पढ़ा पूरा जीएस, और फिर 2213 वाला में सेल्फ स्टडी किया घर पे बैठ करके। तो सिर्फ हमारे पढ़ा देने मात्र से नहीं होगा, आपका घर पे बैठ के आपको सेल्फ स्टडी भी करना होगा। अगर एक बार में आप करना चाहते हैं, पहली बार में चाहते हैं सफलता, क्लास के साथ साथ घर पे कम से कम 7 से 8 घंटा आप पढ़िए। 7 से 8 घंटा में क्या पढ़िए, जो देते हैं होमवर्क वो कीजिए, और क्या कीजिए, और कुछ मत कीजिए आप, समझ गए। तो पढ़िए, और क्या बोलेंगे, और तो कुछ नहीं बोलेंगे। कंपटीशन अगर 1288 पोस्ट आता है तो कंपटीशन तो बहुत तागड़ा होगा, इसमें तो कोई शक है नहीं, कोई शक नहीं है।
स्ट्रेटजी भी थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाना होगा, स्ट्रिक्ट बनाना होगा, स्ट्रिक्ट, समझ गए? तो अब जो कीजिए, हमको तो जितना रिजल्ट लेना है हम तो रिजल्ट ले ही लेंगे, समझ गए? हमको तो जितना रिजल्ट चाहिए उतना हम अपना कोटा पूरा कर लेंगे, समझ गए? अब उसमें आप आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं वो आप जानिए, आप मेहनत कीजिएगा आप आ पाइएगा, आप नहीं मेहनत कीजिएगा आप नहीं आ पाइएगा। आगे बहुत कुछ करेंगे हम आपके लिए, पढ़िए ताकि आप हमारे लिस्ट में आ जाए, हमारे नजर में आ जाए, समझे? आइए याद करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारतीय राज्यों के अंतर्गत देवगिरी का अभियान कब किया? 1307-8। इस समय यहां के शासक, इस समय यहां के शासक और रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी पराजित करके उनको दिल्ली भेजा, सुल्तान से मिलाई, अलाउद्दीन खिलजी से मिला और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें राय रायन की उपाधि दी, राजाओं में राजा। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को कौन सी उपाधि दी? राय रायन। कौन सी उपाधि? कौन सी उपाधि? राय रायन की उपाधि, राजाओं में राजा की उपाधि दी। तेलंगाना या वारंगल का अभियान कब किया? उस समय यहां के शासक, उस समय यहां के शासक। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा की प्राप्ति कहां के शासक से हुई? तेलंगाना या? अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा की प्राप्ति तेलंगाना के किस शासक से हुई? किस शासक से हुई? अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने पांड्य राज का अभियान कब किया? पांड्य राज का अभियान। और पांड्य राज में कौन दो भाई लड़ रहा था? सुंदर पांड्य और वीर पांड्य। और देवगिरी का दोबारा अभियान कब किया? 1300। इस समय यहां के शासक, इस समय यहां के शासक। बात क्लियर है और सब बढ़िया है? इसे आगे जो है अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? अब होमवर्क। क्या 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 बोल रहे हैं? ओह अच्छा, आगे बताएंगे क्या करता था। चलिए होमवर्क दीजिए। तो क्या दिए थे इसमें? पेज नंबर बोलिए। 125, पेज नंबर 125 से 131, पेज नंबर 125 से 131 ना दिए थे? चलिए पूछते हैं, जवाब दीजिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्व नागार्जुन सागर परियोजना कौन? कृष्णा। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश हुआ? 1900। शंकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 11 अक्टूबर 1700। मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध, अनुच्छेद। इंडियन ओपिनियन किसका समाचार? महात्मा। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र। मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष। मत्स्य महाजनपद की राजधानी? विराट। कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्र वाहिका। कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? एसो। प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की 2000। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक 2.49। कौन सा थर्मल पावर बिहार में स्थित नहीं है? और यह कहां है? उत्तर। चलिए आगे सुनिए, पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 143। इस बुक में पेज नंबर पलटिए 143। इस बुक में पेज नंबर पलटिए 143, पलटे 143। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि 22/12/2019 द्वितीय पाली, यानी 2446 पोस्ट वाला जो सेकेंड सीटिंग का परीक्षा हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। इसमें हाँ प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक करना है। पेज नंबर 143 से पेज नंबर 152, पेज नंबर 143 से पेज नंबर 152, पेज नंबर 143 से पेज नंबर 152, 143 से 152, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50, 2446 पोस्ट प्रीलिम्स सेकेंड सिटिंग। होमवर्क मिल गया इसका। इसमें क्या दिए थे? क्या? बहुउद्देशीय नदी घाटी, इसमें आधा न दिए थे, विविध छोड़कर। हाँ याद है हमको। 174 बताइए, सरदार सरोवर बांध किस नदी? नर्मदा न? इंदिरा सागर बांध नर्मदा। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा न? नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है?
नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? सरदार शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, कावेरी नदी कर्नाटक, आए नागार्जुन सागर, कृष्णा, आगे हीराकुंड बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, भागीरथी और तिलैया बांध, बराकर नदी। आगे इसमें विविध परियोजना, पेज नंबर 181, बहुउद्देशीय परियोजना में विविध वाला, विविध में टोटल कितना क्वेश्चन है? 70 गो है, कर लीजिएगा। 70 50 120 क्वेश्चन हुआ, क्या कर लीजिएगा ना? तो इसमें बहुउद्देशीय परियोजना में विविध वाला, अरे बैठिए ना, बहुउद्देशीय परियोजना में विविध वाला इसमें कर लीजिएगा, ठीक है? होमवर्क मिल गया ना? और कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, क्या बोले? कल ना है, अगले सैटरडे संडे से रखें, अगले सैटरडे संडे से। और ऐसा करते हैं, सुनिए, ऐसा करते हैं, सुनिए। देखिए पॉलिटी जो है किसी भी बैच में नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो इसी बैच में पॉलिटी पढ़ा देते हैं। अब बाद बाकी वो 2 बैच वाला को भी बोलेंगे कि लाइव होकर के जो है क्लास कर लीजिए, क्या? और सैटरडे संडे 2 दिन होगा, ठीक है? वो सब बैच भी निपट जाएगा। ज्योग्राफी एक बैच में पढ़ा चुके हैं, ज्योग्राफी एक बैच में पढ़ा दिए, 3 से 5 वाले में ज्योग्राफी खत्म हो गया है, तो पॉलिटी ही पढ़ा देंगे, पॉलिटी पढ़ा देंगे, क्या क्या, ठीक ना? और पॉलिटी जो है सैटरडे संडे 2 रोज। ऐसे आपका हिस्ट्री सैटरडे तक चलेगा, 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद जो है थोड़ा सा गैप दे देंगे, 7:30 बजे तक, 7:30 से लेकर 9 बजे तक 1.5 घंटा पॉलिटी पढ़ा देंगे। और फिर जो है रविवार को शाम में, रविवार को शाम में, रविवार को सुबह में कभी क्लास हो ही नहीं सकता। रविवार एक ऐसा दिन होता है हम सोते हैं दिल खोल के, रविवार को नहीं देंगे टाइम, शाम में दे देंगे, शाम में 5 बजे से शाम में जो आपका समय है, ठीक है? ठीक ना? इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। खुश रहिए, खुश रहिए। लड़का लोग को निकलने दीजिए, लड़की सब तब निकलिएगा, ऐसे बीच में मत इंटर कीजिए, ठीक है? आ जाएगा जल्दी, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम मैनेज करके जल्दी आ जाएगा, लगभग 15 मई तक आप मान करके चलिए आ जाएगा।